तो थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट टेंस क्या होता है और इसके बाद हम समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इससे पहले प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, इसके बाद पास्ट टेंस को समझेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सीक्वेंस वाइज चीजों को पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत सी चीजें मिस कर सकते हैं। जैसे कि आपको सब्जेक्ट का यूज नहीं समझ में आएगा, आपको हेल्पिंग ऑफ किसके अकॉर्डिंग यूज होता है ये नहीं समझ में आएगा। तो पहले ये बेसिक सी चीजें जो मैंने पिछले वीडियोस में बताए हैं वो आप समझ लीजिए, इसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको हर एक टेंस को ट्रांसलेशन करते समय मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको 3 ही काम करना होता है। वो 3 काम क्या होता है? सबसे पहला काम क्या होता है? आपकी उस सेंटेंस की पहचान कीजिए। देखिए, जो भी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखेगा, जो भी हिंदी के सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हुए तो उनके अंत में, उस वाक्य के अंत में आपको क्या दिखेगा? ता था, ती थी, ते थे या फिर या, ई, ए, ये सभी शब्द अगर आपको दिखते हैं किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, तो वो जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ओके, चलिए मैंने आपके लिए यहां पर 3 एग्जांपल रखे हैं। आप ये देखकर बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और कौन सा नहीं है। मैं अगर पहला सेंटेंस पढ़ता हूं, वे स्कूल गए, अगर आप इस सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे ए आया है, तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। लेकिन जब मैं दूसरा सेंटेंस पढ़ता हूं, हम स्कूल जा चुके हैं, अब अगर लास्ट में अगर आप देखते हैं सेंटेंस के चुके हैं ये आया है, तो क्या ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा? तो जवाब होगा नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि लास्ट में चुके हैं आया है। अगर मैं तीसरे सेंटेंस की बात करता हूं, तुम प्रतिदिन पढ़ते थे, अगर आप अब इस सेंटेंस के लास्ट में अगर आप देखेंगे ते थे आया हुआ है, और ते थे जिस भी वाक्य के अंत में आता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो ये जो गिवन सेंटेंस है ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो ऐसे करके हम किसी भी हिंदी के दिए हुए सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है या फिर नहीं है। अब हम समझते हैं एक एक सेंटेंस को, पहले अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो चलिए अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए, रूल क्या होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है मैंने बता दिया है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि ही, सी, इट और नेम वाले शब्द जो होते हैं जिनको हम सिंगुलर बोलते हैं, और आई, वी, दे, यू ये सभी जो शब्द होते हैं इनको हम प्लूरल बोलते हैं। तो चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम इसके साथ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, किसमें? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। यहां पर अफर्मेटिव में हम लोग मेन वर्ब का यूज नहीं करते हैं। हमारा जो फार्मूला बन जाता है इंग्लिश में ट्रांसलेशन का, वो हो जाता है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर ईटीसी और लास्ट में क्या लगाना है? फुल स्टॉप। अब यहां पर हमने आपके लिए 3 एग्जांपल रखे हुए हैं, हम तीनों एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। पहला है कि हम घर गए। पहला काम आपको क्या करना है? आप टेंस पहचानिए। लास्ट में अगर आप देखेंगे गए, ए आया हुआ है, और मैंने अभी इससे पहले पहचान बताया कि जिस भी वाक्य के अंत में ए होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब हम समझते हैं कि भाई पास्ट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हम, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? वी। ओके, अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। यहां पर वर्ड आया है गए, मतलब जाना। जाना का जो इंग्लिश होता है वो होता है गो, और इसका सेकंड फॉर्म हम यहां पर लिखेंगे जो कि हो जाएगा वेंट, तो वी वेंट। अब ऑब्जेक्ट हमारे क्या है? होम, तो हम यहां पर लिखेंगे होम। ये हमारा हो गया सेंटेंस ट्रांसलेट। चलिए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वे प्रतिदिन पढ़ते थे। वे प्रतिदिन पढ़ते थे, लास्ट में अगर आप देखेंगे ते थे आया हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? दे। ओके, अब इसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, पढ़ना का होता है रीड, और इसका सेकंड फॉर्म रीड ही होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है कुछ नहीं तो अदर वर्ड में प्रतिदिन, हम यहां पर लिखेंगे डेली। ओके, तो ये भी हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। चलिए तीसरा सेंटेंस देखते हैं। वह तुम्हें बुलाता था, ता था आया है,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस ट्रांसलेट करेंगे, अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ही, क्योंकि वह का इंग्लिश क्या होता है ही। इसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब भाई मेन वर्ब क्या करें, बुला रहे हैं, बुलाना का होता है कॉल और इसका सेकंड फॉर्म होता है कॉल्ड, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हें, तुम्हें हम लिखेंगे यू, यू का ये ऑब्जेक्टिव केस है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। हमें उम्मीद है कि आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया। अब बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस सेम अफर्मेटिव की तरह होता है, लेकिन आपको यहां पर ध्यान में क्या रखना है, ये चीज ध्यान से सुनिए। देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है इसके अफर्मेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर हम लोग मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही हम बढ़ते हैं निगेटिव की तरफ, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डिड। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डिड। और जब भी आप हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करोगे तो उसके साथ हम लोग मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अब अगर मैं इसके फार्मूले की बात करता हूं, निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से। इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड। फिर अगर डिड हेल्पिंग वर्ब लगा है तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म। फिर इसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। यहां पर दो सेंटेंसेस है, हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, प्रधानाचार्य अध्यापक के साथ नहीं पढ़ाते थे। अब अगर लास्ट में देखेंगे आप ते थे आया हुआ है, तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, पहली बात तो ये। और हमें यहां इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड भी दिखा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए। निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट के साथ, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, प्रधानाचार्य, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल। ओके, तो प्रिंसिपल। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, डिड। अब हमेशा ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद निगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। प्रिंसिपल डिड नॉट पढ़ाना, पढ़ाना का क्या होता है, टीच। अब ध्यान में क्या रखना है कि यहां पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म नहीं करना है, वो केवल अफर्मेटिव में यूज होता है। तो प्रिंसिपल डिड नॉट टीच। इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, अध्यापक के साथ, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, के साथ के लिए हम लिखते हैं विथ, और अध्यापक तो हो जाएगा टीचर। ये हो गया हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट। तो प्रिंसिपल डिड नॉट टीच विथ टीचर, मतलब प्रधानाचार्य अध्यापक के साथ नहीं पढ़ाते थे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वे जानवरों को नहीं खिलाते थे। लास्ट में ते थे आया है तो पास्ट इंडेफिनिट, और चूंकि यहां पर निगेटिव वर्ड आया है तो ये निगेटिव सेंटेंस है। जब ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, दे। अब दे के बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, डिड। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना है, नॉट। इसके बाद मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, खिला रहे हैं, खिलाना का होता है इंग्लिश फीड। ओके, FEED, फीड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है जानवरों को, तो क्या लिखेंगे यहां पर, टू एनिमल्स। ये था हमारा निगेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो प्रकार का होता है, कौन सा, यस नो टाइप और WH टाइप। यस नो टाइप सेंटेंस को समझते हैं। इंग्लिश में यस नो टाइप सेंटेंस की शुरुआत किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है और अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। सेम वैसे ही पैटर्न में है जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। अब जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, तो हम क्या लगाएंगे, डिड। अच्छा, सेंटेंस हमारा क्या है, क्या वह तुम्हारे साथ पढ़ता था। जब आप ये सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है, ओके। और जब हिंदी वाले सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होते हैं तब वो जो सेंटेंस होता है वो यस नो टाइप में होता है, और यस नो टाइप सेंटेंस की शुरुआत इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से होता है, इसलिए मैंने पहले क्या लिखा है, डिड। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, ही। वह तुम्हारे साथ पढ़ता था, कौन, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या होता है, रीड। ओके, तो डिड ही रीड तुम्हारे साथ, तो क्या हो जाएगा, साथ के लिए क्या लिखना है, विथ, और तुम्हारे के लिए क्या लिखना है, यू, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा सेंटेंस। WH टाइप को समझते हैं। WH टाइप सेंटेंस क्या होता है, बस सेम यस नो टाइप की ही तरह होता है, बस जो WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आया होता है वो पहले लिख दिया जाता है। तो सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा सेंटेंस का, फिर मेन वर्ब लिखा जाएगा फर्स्ट फॉर्म का, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड फिर
क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आपको ये सेंटेंस दिख रहा होगा, ध्यान में क्या रखना है कि जो WH टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उनमें WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं। ये हर एक वीडियो में मैं बता रहा हूं। तो पहले हम इसको लिखेंगे, WH वर्ड को इंग्लिश में पहले लिखा जाता है, तो कैसे को हम क्या बोलेंगे, हाउ। ओके, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है पास्ट इंडेफिनिट में, डिड। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, दे। ओके, तो हाउ डिड दे। अब इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, जाना का क्या हो जाएगा, गो। फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है तो गो लिखेंगे। इसके बाद कहां जा रहे हैं, सिटी, मतलब शहर, तो हो जाएगा सिटी। और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा यस नो टाइप और ये था हमारा WH टाइप। ओके, अब यहीं पर आपको हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को भी थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि सेम ऐसे ही रहता है। मैंने हर वीडियो में आपको यही बताया है कि भाई इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हमें नॉट का यूज समझना होता है, और नॉट का यूज हम करते हैं सब्जेक्ट के बाद। ओके, तो जब भी आप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आप नॉट का यूज हमेशा सब्जेक्ट की बात कीजिए, और सेम वैसे ही इंट्रोगेटिव की तरह रहता है वो स्ट्रक्चर। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, इसके बाद नॉट लगाया जाता है। जैसे क्या वह तुम्हारे साथ नहीं पढ़ता था, जब आपको सेंटेंस ऐसा मिलेगा तब आप क्या करेंगे कि आपको डिड ही, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट का यूज कर देना है, और ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बन जाता है। ऐसे ही जब WH टाइप सेंटेंस की बात करेंगे तो नॉट का यूज कहां पर करना है, सब्जेक्ट के बाद। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाउ डिड दे, इसके बाद नॉट, और ये हमारा हो गया WH टाइप का निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का WH टाइप सेंटेंस। तो आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा। आप निश्चिंत रहेंगे, मुझे पता है कि मैं अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं, जल्दी उसकी भी वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा। हम कम से कम 15-15 क्वेश्चन हर एक सेंटेंस, हर एक टेंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, आज थी ये हमारी वीडियो जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर थी। अब हम कल आपके लिए लेकर आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो। आपको ये अगर समझ में आया है तो जरूर से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।